Namaskara, ladies and gentlemen. I've been asked to give my analysis on phase 2. मुझे कहा गया है व्यूअर्स द्वारा कि प्रदीप अपना एनालिसिस फेज 2 में दीजिए. मैं इस वक्त केतरी पाड़ी गांव के अंदर हूँ जो तेलंगाना में महबूब नगर के अंदर आता है. I am right now in Mehboob Nagar, ladies and gentlemen, and since I've been traveling in the last 2 days, that's why I could not make it. But I have the voting percentage of each phase and now phase 2. मेरे पास phase 2 का voting percentage है और साथ में जन की बात का एग्जिट पोल का डेटा भी phase 2 का कंप्लीट हो चुका है, जो इस वक्त मैं रिवील नहीं कर सकता. पर सवाल ये है कि क्या phase 2 के बाद में जो लिबरल्स और जो टेम्पररी सिफोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है चुनाव, क्या वोटिंग प्रतिशत से ये समझ में आ रहा है कैसे वोटिंग प्रतिशत को डिकोड किया जाए. पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 2024 और 19 के बीच में 4 से 5% इस फेज में भी कम हुआ है. ओवरऑल द वोटिंग परसेंटेज इन 2024 एंड 2019 देयर हैज बीन अ डिप ऑफ 5%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप ओवरऑल में आना चाहूँगा और देखूंगा कि पहले लेट्स आई हैव ईच स्टेट. तो पहले मैं आना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में. तो उत्तर प्रदेश में भले मैं मेरठ देखूं, बागपत देखूं, अमरोहा देखूं, अलीगढ़ देखूं और फॉर दैट इंस्टेंस गाजियाबाद भी देखूं, तो मैं पा रहा हूं कि रफली 4 से 6%, 4 से 3% का वोट शेयर डिफरेंस हर सीट के ऊपर एवरेज है. सो व्हेन आई सी एवरी सीट ऑफ उत्तर प्रदेश, आई सी अ वोटिंग डिप ऑफ 4 to 3% ऑन एवरी सीट. सिमिलर इज द ट्रेंड विच आई सी इन द सीट्स ऑफ बिहार, where 7 to 6% is an average voting differential. Now what does this mean is what I am telling you from the ground. Having been on the ground, ज़मीन पे रहते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इलेक्शंस की जो वर्डिक्ट आने वाली है वो बिट्स एंड पीसेस वर्डिक्ट नहीं आएगी. This is what my sense, political wisdom and data tells me, that the verdict of this election 2024 will not be a bits and pieces verdict. It will be a verdict which will be very clear, which will give a very clear direction. Now phase 2 में if you see in Uttar Pradesh and particularly in Bihar, my reading of the lesser voting percentage is कि जहाँ जहाँ opposition के candidates strong हैं उन areas के अंदर polling booth पे दोनों लोग आए हैं. But places where the opposition candidates are not strong, there on those places उन areas के अंदर वही वोटर्स निकले जिनको पता है कि उनके निकलने से वर्डिक्ट चेंज, उनके वर्डिक्ट जो है वही आएगी जो सबको पता आने वाली है. सो नाउ आई विल गिव यू एन इंस्टेंस. जस्ट बिफोर और जस्ट नियर फेज 2, अखिलेश यादव हैड टू कंटेस्ट फ्रॉम कन्नौज. उसके पहले डिम्पल यादव जी कंटेस्ट कर रही थी, फिर डिम्पल यादव जी के बाद तेज प्रताप यादव जी के भाई को दिया गया और फिर अखिलेश यादव जी आए. इसका लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि इंडिया अलायंस के वर्कर्स के बीच में, काडर्स के बीच में एक जोश की भावना डालने के लिए ऐसा किया गया है. सिमिलर इज व्हाट एज आई रिकॉर्ड द वीडियो, आई एम हियरिंग दैट राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा might contest from Amity and Raebareli, which the Congress people are saying so that the workers get the josh that the Congress has not given up the election in the Hindi heartland. So मैं ये दोनों न्यूज पॉइंट्स क्यों आपको मेंशन कर रहा हूँ, जिससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि आज कार्डर के एंथुजियाज्म की ज्यादा जरूरत ऑपोजिशन के वर्कर, ऑपोजिशन के नेताओं को और इंडिया अलायंस के नेताओं को हो रही है. Whereas भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्डर enthusiasm level may not be 2020, 2014, but I would say the ability, or not the ability, the need to enthuse its cadre more is in the India Alliance, क्योंकि उनको पता है इससे वो इलेक्शन में रहेंगे या इससे वो कुछ सीटें जीत सकते हैं. यहाँ पे शायद से एक डायरेक्ट मोदी और पीपल के बीच में कनेक्ट है, जिसमें बीजेपी के वर्कर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इतने भी इम्पोर्टेंट हैं, बट वो इस वक्त की स्थिति के अंदर वर्डिक्ट्स को शिफ्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, in Gujarat elections 2022, the voting percentage was 5% less than the Gujarat elections in 2017. A lot of people said that because of this there can be a huge current against Narendra Modi. What was the result? The result was that the BJP increased its seats
from somewhere in 90s in 2017 to more than 150 which was its historical best in 2022. क्यों? क्योंकि वही वोटर्स निकले थे जिनको पता है कि नरेंद्र मोदी को वोट करके गुजरात के अंदर सरकार में ला सकते हैं गुजरात 2022 में, और वो वोटर्स नहीं वहाँ, और उन सीट पे वोटर्स नहीं निकले, भले वो कांग्रेस की सीट हो गई और आम आदमी पार्टी की सीट हो गई, क्योंकि उनको पता था निकल के कोई फायदा नहीं है, वापस से सरकार बीजेपी की बन रही है। अब मैं ये आपके विजडम पे छोड़ना चाहता हूँ कि क्या अभी की स्थिति ऐसी है। Now coming back to a very interesting state which I want to speak about is Karnataka and Bengal. Bengal has seen an average voting percentage, if I look at it, is of a voting percentage somewhere, if I take out Bengal, यहाँ पे 75% से ज़्यादा हुई तीनों सीटों में। Now बंगाल में अगर आप देखेंगे कि एवरेज वोटिंग ज़्यादा हुई है ओवरऑल वोटिंग से, इससे आप ये तात्पर्य निकाल सकते हैं, और द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम बंगाल इज both the parties, that is the BJP and the Trinamool Congress, are relatively strong in putting their workers on the ground, and it is ultimately the swing voter who will determine the verdict. So a very interesting point which I am telling you, in UP, in Bihar, in Madhya Pradesh, to an extent even in Rajasthan, it might be the committed voter who will determine the verdict, but in states like in Bengal, it will be the swing voter which will determine the verdict, and this is why Bengal voting percentage is high. So बंगाल में लोगों के अंदर जोश है वोटिंग प्रतिशत के प्रति। अब क्या वो जोश ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए, क्योंकि संदेश खाली तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिससे परसेप्शन ममता बनर्जी का खराब हुआ, और इज दिस टू गिव ममता द रिसाउंडिंग वर्डिक्ट? माय सेंस टेल्स मी दैट जनरली इफ दैट इज द लॉजिक, that it is to give Mamta the resounding verdict, then in all the other places where the voting is less, then it is to give Narendra Modi the resounding verdict. So opposition's logic does not fit in Bengal if it fits in other heartland. And my political wisdom tells me that among all the opposition leaders, it is Mamta Banerjee who is the more grounded politician who has the ability to at least fight an election. So in Bengal, a higher voting percentage means that everybody is trying to come out to vote, और सब लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, पर साथ में बंगाल में स्विंग वोटर्स डिटरमाइन करेंगे किसकी तरफ सरकार बननी चाहिए, किसकी तरफ हवा बननी चाहिए। पर फेज 2 के बाद में जो सीटें बंगाल में आने वाली है वो असली निर्धारित करेंगे कि बंगाल की हवा किस तरफ जाएगी। सो 3 and 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड यू 18 सीट पिछली बार भी बीजेपी की बंगाल में आई थी, और अब इस बार देखना होगा कि वो 18 से ज्यादा आएगी, क्या बीजेपी बिकम्स द मेन डोमिनेंट पार्टी इन बंगाल। और अगर ऐसा होगा तो असेंबली इलेक्शंस के पहले बीजेपी विल हैव अ ह्यूज डिसाइसिव एज इफ इट बिकम्स द मेन पार्टी। ये मैं बंगाल को देखूंगा। कर्नाटका में कुछ सीट्स जिसको आपको देखने की जरूरत है वो है चामराजनगर, उसके साथ में कोलार और साथ में बैंगलोर रूरल। अब अगर मैं कर्नाटका के जो फेज 1 में कॉन्स्टिट्यूंसीज गई हैं उसमें अगर मैं आपको बैंगलोर रूरल की बात करूंगा तो आप देखेंगे बैंगलोर रूरल में पिछली बार के लगभग थोड़े से अराउंड या उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रतिशत वोटिंग का हुआ है। बैंगलोर रूरल इज अराउंड द सेम थिंग, so which means that huge competition has taken place in Bangalore rural. Now in this, whenever generally a good competition takes place, होता ये है कि जिसके पास मशीनरी होती है आखिरी में बूलिंग बूथ तक को हैंडल करने की, 100 वोट एक्स्ट्रा डलवाने की, वो जनरली जीतता है। तो क्या वो डीके से शिव कुमार के ब्रदर के पास में, डीके के पास में जो 2019 के अंदर भी वो सीट जीते थे, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वेराज बाकी के अगर आप देखेंगे अगर बाकी की आप कॉन्स्टिट्यूंसीज देखेंगे तो वहाँ वोटिंग प्रतिशत जो कहीं डिप हुआ है कहीं उतना ही रहा है। उसके साथ में एक चिकबल्लापुर है, सॉरी चामराजनगर है, जहाँ शायद से व्हाट आई हैव बीन हियरिंग दैट वोटिंग विल हैपन अगेन, बट हियर आल्सो यू विल सी रिलेटिवली सॉलिड वोटिंग परसेंटेज विज़-विज़ अदर स्टेट्स, अदर सीट्स। सो इन कर्नाटका माय कंक्लूजन इज द कांग्रेस वेयरएवर इट हैज गॉट अ वेरी गुड कार्डर, वेयरएवर उनको लग रहा है कि उनकी गृह लक्ष्मी चल रही है। लाइक चामराजनगर फॉर इंस्टेंस सिद्धारमैया हैज प्लेड स्टार्ट की, अगर मेरे को सीएम कंटिन्यू करते देखना चाहते हो तो चामराजनगर से मुझे जिताओ। सिमिलरली फॉर डीके शिव कुमार दिस इज अ बैंगलोर रूरल इज अ प्रेस्टीज सीट। सो ऐसी कुछ सिलेक्टेड सीट्स है जहाँ पे कांग्रेस अच्छा कर सकती है, बट ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम दैट नरेंद्र मोदी हैज अ स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर इन कर्नाटका व्हिच इज व्हाट इवन द वोटिंग परसेंटेज इज। सो ओवरऑल व्हाट डू आई सी? आई सी वन फैक्टर फॉर श्योर कि the BJP ideological people suddenly if they see in social media कि opposition या कोई एकदम से कोई narrative फैला रहा है, ओ सीट्स कम हो गई, वोट हो गई, तो एक सेंस ऑफ भय आ जाता है। whereas the opposition के इकोसिस्टम के लोग इतने इलेक्शंस हारने के बाद भी ऐसे चौड़ में घूमते हैं, जमीन पे जीरो कनेक्ट होने के बाद में भी ऐसे चौड़ में घूमते हैं जैसे कि मान लो सभी उनके पास है।
So the BJP ideological people need to learn confidence. I'm talking about the extended ecosystem. Confidence of having faith in their leader and the schemes of their leader on the ground, because they suddenly start reacting to the narrative of the opposition. So now coming to, a lot of people have asked me that why has this whole controversy come on the Congress manifesto part. Please understand, and this is very very clear, that अभी तक लोग कह रहे थे अरे चुनाव ठंडा है, चुनाव में जोश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. Now suddenly everybody started to speak about the election. Why? Because Prime Minister Narendra Modi now is deciding the narrative of the election. And as the election now moves towards Bengal, Odisha, UP, Bihar and all these larger in the heartland places, that is where the real fight will happen. Because mind you, 180 seats are there where the Congress and the BJP go head on. और 90% वो सीट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर भी जीती थी. So for the BJP to come with majority, it needs to maintain that. And the BJP knows that on the plank of Sanatan Dharma, on the plank of Bharatiyata, the Congress party, because उसका जो एरा है वो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म में है, वो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म has lost its relevance either on the ground, political relevance also. This is where Prime Minister नरेंद्र मोदी ने अपने चक्रव्यूह के अंदर कांग्रेस को पटा दिया है. कांग्रेस खुल के भी नहीं बोल सकती कि मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है और खुल के भी नहीं बोल सकती कि उसके पक्ष में है. तो ना कांग्रेस को इस पूरे, अब एज इलेक्शन मूव टुवर्ड्स दोज 180 सीट्स जहां बीजेपी एंड कांग्रेस गो हेड टू हेड, तो कांग्रेस पार्टी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेट द नैरेटिव. And here Prime Minister Narendra Modi, being the smartest politician who's so connected on the ground at the moment, he has set the narrative. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब भी इलेक्शन में अब 7 मई को होने वाला है, उसके बीच में पीएम मोदी इज इंश्योर्ड कि साउथ गोवा के अंदर ही हैज कैंपेन, ही इज इंश्योर्ड कि जो कोई भी ऐसी टेरिटरी हो छोड़ी नहीं जाए. एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाई राहुल एंड प्रियंका हैव बीन नीड टू फील्ड, कैसे उत्तर प्रदेश की हवा फेज 2 के अंदर बदलेगी. वेल माय लॉजिक इज सिंपल. 2 स्टडीज हैं कांग्रेस के अंदर. एक जिनको लगता है कि राहुल और प्रियंका को मैदान में उतार दो, इससे लगे कि कांग्रेस हम लोगों ने चुनाव को गिव अप नहीं कर दिया है. दूसरे एक पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस है जो कह रही है कि भैया राहुल प्रियंका को हरा दिया और राहुल वापस से अमेठी से चुनाव हार गए, रायबरेली से प्रियंका हार गई, तो इनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होने वाला है, जितना वो भी खत्म हो जाएगा. सो नाउ यू टू वेट एंड वॉच विच नैरेटिव टेक्स डोमिनेंस. बट जितना मैं जमीन पर रायबरेली में गया था, मैंने कहा था 90% चांस है सोनिया गांधी विल नॉट आइदर फाइट फ्रॉम द इलेक्शन और लूज इट. हुआ क्या, वो राजस्थान से राज्यसभा में लड़ी. सो ओवरऑल व्हाट कांग्रेस डीलिंग the announcement on Amethi and Raebareli since long, क्योंकि 10 मार्च को कांग्रेस की यूपी की कमेटी ने बोला था कि हमें अमेठी राहुल और प्रियंका चाहिए. अभी तक जो डिक्लेरेशन नहीं हुआ, अगर हो जाएगा तो देखा जाएगा. जब ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, क्या पता हो भी जाए तब तक. एक चीज तो एस्टैब्लिश कर दी कि कांग्रेस मान रही है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की हवा है, और कांग्रेस ये मान रही है कि गांधीज का पॉलिटिकल कैपिटल श्रिंक हो चुका है, तभी उनको इतना सोचना पड़ रहा है. अगर एक तरफा गांधीज का कोई पॉलिटिकल कैपिटल अभी जमीन पे होता उन सीट्स में, तो कांग्रेस को इतना टाइम नहीं लगता. सो डोंट बी फूल्ड बाय सेइंग दैट इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. दे हैड टू इंश्योर दैट देयर सीट इन वायनाड इज सॉर्टेड, कंफर्म्ड, और वहां पे वो जीतते हैं तभी जाकर वो ये रिस्क ले सकते थे. ओवरऑल दिस एक्ट ऑफ द कांग्रेस टू डिले the announcement in Amethi and Raebareli has made one thing clear, that Congress is admitting that BJP is very very strong in this election 2024, particularly along with that in the state of Uttar Pradesh. So I am not surprised either by phase 1 voting percentage or by phase 2 voting percentage. And in an election where the voters have made up their mind, don't expect voting percentage to be of 75 to 80. But one small point towards the end, एक आखिरी point, ये वोटिंग लिस्ट को आपको समझने की जरूरत है कि कई बार क्या होता है, जो वोटर लिस्ट होती है वो रिवाइज नहीं होती. विच मीन्स अगर मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम है, जिससे मैं इंदौर में वोटर हूँ, अब जब इंदौर में वोटिंग होगी तो मैं दिल्ली से या जहाँ पे भी रहूँगा ट्रैवल पे, वहाँ से मैं जाऊँगा और इंदौर में वोट करूँगा. पर मेरे जैसे ऐसे कई लोग नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल वोटिंग में काउंट होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उनमें से कोई वोट करने नहीं आ रहा है. So this is where we have to move to a mechanism where if I have a voting card, I can also give it from another location rather than coming back to my constituency. So can we look at the concept of जैसे इंदौर के वोटिंग का मतलब जो आउट स्टेशन के लोगों के लिए होता है, वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में या जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ पे उनकी वोटिंग का देखने के लिए. Which means that if suppose I am a voter of Indore, but I am working say in Delhi, I should have the facility to vote in Delhi for my Indore candidate or vice versa. So this is what we have to evolve, and that will be the next poll reform. So don't get worried with the voting percentage. Just go out and vote. Phase 1 and phase 2, one conclusion. I believe
that the voters in this election have made up their mind already before the first vote is casted. The quantum of what their mind is or the depreciation of what their mind is what we have to see. मतलब हिंदी के अंदर अगर कहना चाहूँ कि मेरा मानना है, मेरा ज़मीनी मामला ये है कि वोटर्स ने अपना निर्णय कर लिया है कि वो किसको प्रधानमंत्री या किसको सरकार में लाना चाहते हैं, ये पहले वोट डलने के पहले ही। अब वो कितने बड़ी सीटों से आए, कितनी कम सीटों से आए, कौन आए, वो तो मैं आपको जून 1 के एग्जिट पोल में ही बताऊंगा। मोदी 3.0 बिगर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर किताब को लेना मत भूलिएगा। It has become a bestseller. It is doing very well because of your support. It will come in all many Indian languages, just not English. From ground zero in Telangana and Mahbubnagar, this is Pradeep Bhandari for Team Jan Ki Baat, analyzing the data of phase 2. Namaskar.